स्वागत दोस्तों आपका के सामने जहां चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी नाम को बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह के अंदर ही जोरदार तरीके का हो गया घमासान। बताएंगे कैसे भाजपा के कई सारे वरिष्ठ नेता ही गायब नजर आए दोस्तों और शपथ भी नहीं लिया गया। क्या जाएगी विधायक की डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर एक बार फिर से सभी सामने एक्सपोज हो गए जेपी नड्डा। बताएंगे ऐसा क्या नया मामला सामने आया है दोस्तों जिसे लेकर जमकर जेपी नड्डा की किरकिरी हो रही है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों के अंदर जारी एसआईआर के मुद्दे को लेकर जोरदार तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है भाजपा के समर्थकों के अंदर ही दोस्तों। बताएंगे कैसे कई सारे बीएलओ की मौत के मामले को लेकर अब जैसे तैसे रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगे हैं अपने ही समर्थक। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तो सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 10,000 एसआईआर के खेला के कारण ही हुआ है बिहार के अंदर चुनाव में इस तरीके का नतीजा, और अगर आप भी मानते हैं कि पक्ष हारा नहीं है बल्कि एसआईआर जीता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लेकर आएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के शीतकालीन सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सदन में कई नए चेहरे देखने को मिले, लेकिन बीजेपी के 2 विधायक इस महत्वपूर्ण मौके पर अनुपस्थित रहे दोस्तों। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार था जहां पर विधायकों को अपना शपथ लेना था और शपथ की तारीख भी तय कर दी गई थी, टाइम बता दिया गया था, विधानसभा में आने के लिए बोल दिया गया था। लेकिन 2 बड़े नेता मंत्री ना बनाए जाने को लेकर इतने ज्यादा नाराज है कि विधायकी के शपथ लेने के लिए नहीं पहुंचे। जो खबर है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जीवेश मिश्रा जो जाले विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं दोस्तों, विनय बिहारी जो लौरिया सीट से चुनाव जीते हैं दोस्तों, उन्होंने अपना शपथ ग्रहण समारोह करने की जगह यानी शपथ लेने की जगह अनुपस्थिति दर्ज कराने का फैसला लिया। दरअसल दोस्तों विधानसभा में एक दिन तय किया जाता है, एक टाइम तय किया जाता है जहां पर सभी विधायकों को मौजूद रहना पड़ता है। अगर वो मौजूद नहीं रहते तो उसके बाद उनके साथ बड़ा खिला भी हो सकता है। ऐसे में स्पीकर को तय करना है कि अब दोबारा इनको शपथ लेने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे में जीवेश मिश्रा और विनय बिहारी भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता हैं जो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जोरदार तरीके से नाराजगी जता रहे हैं और यहां तक कि विधायकी की शपथ लेने के लिए नहीं आए। तो क्या मान लिया जाए कि बिहार चुनाव के बाद एसआईआर से मिली जीत के रुझान आने शुरू हो गए हैं और बड़े नेताओं में नाराजगी शुरू हो चुकी है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर गुजरात के वडोदरा के अंदर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जेपी नड्डा दोस्तों। इस दौरान वो भाषण दे रहे थे और भाषण के दौरान उनके सामने सुरक्षा बलों में तैनात एक व्यक्ति मूर्छित होकर गिर जाता है यानी बेहोश हो जाता है। इसके बावजूद जेपी नड्डा अपना भाषण देते रहे और बेहोश तो हो गए, सुरक्षा कर्मी को वहां से जैसे तैसे ले जाया गया दोस्तों। और भाषण जेपी नड्डा ने रोकना सही नहीं समझा और लगातार भाषणबाजी करते रहे। इससे एक बात तय है कि बीजेपी के लोगों को भाषणबाजी ज्यादा पसंद है और यही बड़ा कारण है दोस्तों की भाषणबाजी लगातार जारी रखी गई, जबकि एक व्यक्ति एक सुरक्षा कर्मी बेहोश होकर गिर गया। अगर आप भी मानते हैं कि बेहोश होकर गिर गया व्यक्ति ज्यादा जरूरी होना चाहिए किसी भी भाषण से, लेकिन जेपी नड्डा को शायद ये बेसिक चीज नहीं पता और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा इसी तरीके की है कि भाषण चालू रखो और चाहे सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से बेहोश होकर गिर क्यों ना जाए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर मोदी सरकार ने संसद में कहा कि पिछले 10 सालों के अंदर भारत में कोई भी नया काला धन नहीं आया है। दरअसल एक सवाल पूछा गया था संसद के अंदर कि बताएं कि आखिर 10 साल के अंदर जो काला धन को लेकर बातें बोली गई थी, जो दावा किया गया था कि काला धन वापस आएगा, तो पिछले 10 सालों में कितना पैसा कितनी मात्रा में ब्लैक मनी इंडिया के अंदर लेकर आया गया और किस तरीके की रिपोर्ट है, तो इस पर सरकार की ओर से जवाब आया है दोस्तों। मोदी सरकार ने कहा है कि संसद में पिछले 10 सालों में भारत से कितना काला धन विदेश भेजा गया इसका भी उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो वापस लाने की तो बात ही अलग है, यानी वापस तो पैसे आ नहीं रहे लेकिन बाहर जो भेजे गए हैं उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इससे पता चलता है कि काला धन अभी आने की जगह उल्टा जा और रहा है और इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी गवर्नमेंट के पास नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग जो दावे कर रहे हैं उसमें से 99% दावे एकदम जुमले और झूठ निकले हैं, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को लोकसभा में सवाल करती हुई नजर आई दोस्तों, जहां पर उन्होंने कहा कि क्या आशा कार्यकर्ताओं को वेतन संहिता 2019 यानी जो कोड ऑफ वेजेस 2019 वाला नियम है, यानी जो 4 लेबर लॉ देश के अंदर लागू किए गए हैं दोस्तों, जिसमें से एक लॉ है कोड ऑन वेजेस यानी वेतन संहिता 2019, क्या उसमें आशा कार्यकर्ताओं को सुविधा देने का कोई प्रस्ताव है। इस पर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि श्रम यानी लेबर से जुड़े हुए जो कानून होते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, जिस पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि आशा कर्मी कार्य आधारित प्रोत्साहन की हकदार होती है। कुल मिलाकर दोस्तों जो जवाब आया है मंत्री का उससे लग नहीं रहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए वेजेस कोड यानी वेतन संहिता में किसी भी तरीके की सुविधाएं आशा वर्कर्स के लिए होंगी और यही बड़ा कारण है कि एक बड़ी नाराजगी है एक बड़े वर्ग के अंदर जो मांग कर रहे हैं कि उनके लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। प्रियंका गांधी की ओर से पूछे गए सवाल में उन्होंने कई सारी बातें और भी रखी है दोस्तों। उन्होंने एक पूरा इस मामले पर पोस्ट करते हुए कहा कि दिन रात मेहनत करते हुए हमारी आशा बहनें लंबे समय से
अपने अधिकार के लिए लड़ रही है, उन्हें न्यूनतम वेतन और बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती है, वे अपने लिए सम्मानजनक मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण पहचान चाहती है। आशा बहनें हमारे स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ है, यानी सबसे बड़ी मजबूती है। वे अपनी पूरी क्षमता के साथ में लोगों की सेवा करती हैं, लेकिन मोदी सरकार की ओर से उन्हें स्थायी कर्मचारी नहीं माना जाता। संसद में जब मैंने इस बारे में सवाल पूछा कि सरकार इनके लिए क्या करने जा रही है, तो सरकार ने गोल मोल जवाब देते हुए मामला निपटा दिया। दिन रात काम करने के बदले में उन्हें न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम इनकम भी नहीं दी जा रही है। उन्हें श्रम और उनकी काबिलियत का सम्मान भी नहीं किया जा रहा। आशा बहनों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन, प्रोविडेंट फंड के साथ साथ यानी पीएफ के साथ साथ मेडिकल सुरक्षा और मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। ये तो एक बहुत बेसिक मांग है, जिसे लेकर प्रियंका गांधी की ओर से संसद के अंदर मंत्री से सवाल पूछा गया था दोस्तों। हालांकि कोई स्पष्ट ऐसा जवाब आया नहीं, या फिर यूं कहिए कि मना कर दिया गया, ये कहकर कि जो लेबर कानून होते हैं वो कंकरेंट लिस्ट यानी राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। यानी राज्य सरकार के द्वारा आशा वर्कर्स को अगर मदद पहुंचाई जाएगी तो उनको कुछ लाभ मिल सकता है। यानी केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर एक नई मुसीबत सामने आ गई है। दोस्तों कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने को लेकर दिन में सपने देख रहे बीजेपी वालों के लिए ये सबसे बुरी खबर है। खबर यह है दोस्तों कि बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े वरिष्ठ नेता, कर्नाटका में कई बार मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र चेहरा बीएस येदियुरप्पा और 3 अन्य आरोपियों को बाल उत्पीड़न से जुड़े मामले को लेकर 2 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है। दोस्तों कोर्ट ने पॉक्सको के तहत दर्ज केस में यह समय जारी किया है। आरोप है कि 17 वर्ष की नाबालिग के साथ 2 फरवरी 2024 को बेंगलुरु स्थित उनके घर पर मुलाकात के दौरान उत्पीड़न किया गया था। इस मामले में नाबालिग और उनकी मां की शिकायत के बाद उस मुलाकात का उद्देश्य पहले दर्ज एक मामले को निपटाने से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके बीच ये गंभीर आरोप बीजेपी के नेता के ऊपर लगे, वरिष्ठ नेता के ऊपर लगे। आरोप यह है कि नाबालिग से मुलाकात के दौरान उत्पीड़न किया गया था। हालांकि इस केस में याचिकाकर्ता नाबालिग की मां का खराब स्वास्थ्य के चलते निधन हो गया दोस्तों, जो और ज्यादा गंभीर सवाल को जन्म देता है। अब इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने येदियुरप्पा और 3 अन्य लोग, जिसमें अरुणा, रुद्रेश और मारी स्वामी जैसे लोगों के नामों को आगे बढ़ाते हुए इन सब के खिलाफ एक समन जारी किया है। इन सबको 2 दिसंबर यानी आज कोर्ट में पेश होने के लिए बोला गया है। एक और कर्नाटका के अंदर सिद्धरमैया और कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार के बीच में आपसी विवाद को लेकर लगातार नई नई थ्योरियां चलाई जा रही है दोस्तों, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेता इतने बड़े कांड में फंसे हुए हैं कि कर्नाटका में गवर्नमेंट यानी सरकार गिराने को लेकर कोई भी विचार विमर्श करेंगे तो उससे पहले उनको 10 बार सोचना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने ट्रायल की मंजूरी दे दी तो यह बहुत बड़ा झटका कर्नाटका बीजेपी के लिए है, जहां पर केवल कुछ एक नेता है जो नेतृत्व में थोड़ी बहुत क्षमता रखते हैं। एक बीएस येदियुरप्पा थे जिनको पोस्ट से हटा ही दिया गया, लेकिन आज भी बीएस येदियुरप्पा के नाम पर बीजेपी को वोट मिल सकता था दोस्तों। लेकिन अब जो ये नया मामला सामने आ गया है भाजपा को, इससे और ज्यादा कर्नाटका के अंदर खराब स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को इसीलिए बीजेपी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है ताकि स्थिति को कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है कि मानो विजेंद्र के खिलाफ भी एक बड़ा नया मोर्चा शुरू हो चुका है, यानी येदियुरप्पा के खिलाफ जो गुट था वो विजेंद्र के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इससे जुड़े भी पहुंचते रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले चल रही तैयारियों के बीच एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर एक सियासी परिवार में शादी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। रविवार को सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक बागी विधायक महाराजी प्रजापति और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटी की शादी में शामिल हुए और वर वधू को आशीर्वाद देते हुए नजर आए। हालांकि इस शादी में पैरोल पर आए पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और अखिलेश यादव की एकांत मुलाकात ने हलचलें पैदा कर दी है दोस्तों। प्रजापति इस समय एक मामले को लेकर मुकदमा झेल रहे हैं और जेल में बंद रखा गया है। महाराज जी देवी वहीं पर राज्यसभा चुनाव 2022 में सपा से बगावत कर गई थी और बीजेपी को वोट दे दिया था। बावजूद इसके अखिलेश यादव की मौजूदगी में नए राजनीतिक समीकरण माने जा रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि महाराजी देवी समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी है और क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा देकर बीजेपी को वोट दिया था राज्यसभा चुनाव में, और उम्मीदें जताई जा रही थी कि शायद गायत्री प्रजापति पर उस तरीके से एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि उनकी पत्नी ने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया। हालांकि बाद में गायत्री प्रजापति को जेल से नहीं छोड़ा गया है दोस्तों, केवल पैरोल पर बाहर आए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि बीजेपी को सपोर्ट करके भी कई सारे लोगों को कुछ फायदा नहीं मिलता, जो सोचते हैं कि भाजपा की सरकार है, सपोर्ट कर देंगे तो वो फायदा पहुंचाएंगे। ऐसे में 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि गायत्री प्रजापति और अखिलेश यादव अगर एक साथ में आते हैं तो एक बहुत बड़ा नए तरीके का इक्वेशन, एक समीकरण बनेगा जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आप लोग इसके इतर कुछ और कहना चाहते हैं तो भी लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जिसमें संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को
लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। दोस्तों संसद में शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों में सरकार ने लगातार संसदीय मर्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर भटकाने का आरोप लगाते हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें करते रहे, जो अमूमन उनके भाषणों में देखने को मिलता है। खड़गे ने दावा किया कि अकेले पिछले मॉनसून सत्र के दौरान कम से कम 12 बिल जल्दबाजी में पास किए गए। इनमें से कुछ 15 मिनट से भी कम समय में पास करवा दिए गए और कुछ तो बिना चर्चा के पास करवा दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि विवादास्पद कानून जैसे कृषि कानून हो गया, जीएसटी, इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड संसद में जबरदस्ती पारित करवा दिए गए। यह भी आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री संवेदनशील मुद्दों पर मौन रखते हैं। खड़गे ने कहा कि जब मणिपुर का मामला संसद में उठाया गया तब प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए थे और जब तक विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेकर आया तब तक प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, खासकर मणिपुर को लेकर। ऐसा लग रहा था कि मणिपुर भारत का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा या बीजेपी के लोगों के द्वारा कोई भाषण नहीं आ रहा था, कोई जवाब सामने नहीं आ रहा था। हालांकि जब बाद में दबाव बनाया गया तब जाकर संसद के अंदर मणिपुर को लेकर चर्चा हो पाई। दोस्तों हालांकि वो चर्चा किस तरीके की थी सबको पता था कि प्रधानमंत्री केवल हवाई बातें कर रहे थे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें बड़े दिनों के बाद यादव परिवार के 2 लोगों की आपस में मुलाकात हुई है। दोस्तों बिहार सरकार के शीतकालीन सत्र में तेजस्वी यादव और बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव की मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। दोस्तों राजनीतिक माहौल भी काफी गर्मा गया। कभी आरजेडी के सिपाही रहे रामकृपाल यादव बीजेपी के विधायक और मंत्री है। तेजस्वी यादव ने उनको गले लगाकर बधाई दी है। राजनीतिक करवाहट के बीच में शिष्टाचार से जुड़ी हुई ये तस्वीर काफी ज्यादा दिलचस्प है दोस्तों, सुखद है और इस मिलन से बिहार के अंदर और भी कई तरीके की चर्चाएं चल रही है। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं? क्योंकि दानापुर विधानसभा सीट पर इस बार चुनाव हुए तो उम्मीद की जा रही थी कि फिर से रीतलाल यादव कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन रीतलाल यादव से आगे निकल गए रामकृपाल यादव दोस्तों। लेकिन जब पूरे देश भर के अंदर और खासकर जब बिहार के अंदर एसआईआर को लेकर इस तरीके का झोल है तो कहीं ना कहीं और कई सारे सवाल उठते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ दोस्तों शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हुआ और दोनों सदनों के अंदर एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जोरदार तरीके का हंगामा हुआ। विपक्ष चर्चा के लिए पूरी तरीके से अड़ा हुआ है और इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा को बताया कि सरकार एसआईआर और चुनावी सुधार पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष की अपील है कि वो समय सीमा सरकार के ऊपर ना थोपे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन के अंदर वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा रख सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए क्यों समय नहीं रखा जा सकता? 30 सितंबर को राज्यसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की ओर से सत्तारूढ़ दल के कई सदस्यों ने इस चर्चा का प्रस्ताव रखा था और अब वंदे मातरम को लेकर लगभग 8 से 10 घंटे चर्चा होने वाली। तो सोचिए कि जिस मुद्दे को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं बस 1-2 घंटे कर सकते थे, उसे लेकर 8-8 घंटे 10-10 घंटे का डिस्कशन चल रहा है। और जो असली मुद्दे हैं, चाहे वो एसआईआर से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर लोगों के रोजमर्रा के असली मुद्दे हो, चाहे देश के अंदर लगातार एयर पॉल्यूशन की स्थिति खराब होने का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, कुल मिलाकर घूम फिरकर बात यही आ जाती है कि बीजेपी के लोग 10-10 घंटे किसी भी एक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब असली मुद्दे की बात आती है तो उससे पीछे हट जाते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट यानी आईजीआई के अंदर ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी एएमएसएस 7 नवंबर को किसी छेड़खानी के कारण बंद हो गया था, यानी उसे हैक कर लिया गया था। दोस्तों जो जानकारी अब दी है सरकार की ओर से बताया गया उसके अनुसार प्लेन को गलत सिग्नल यानी जीपीएस की जो स्पूफिंग होती है वो गलत तरीके से मिल रही थी और 7 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर जितनी भी फ्लाइट्स थी यानी जितने भी प्लेन थे दोस्तों, सारे ऑपरेशन से 12-12 घंटे लेट चल रहे थे और 800 से ज्यादा डोमेस्टिक और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स के अंदर भी देरी देखने को मिली। 20 को तो रद्द करना पड़ गया। बीजेपी सरकार के उड्डयन मंत्री यानी नायडू की ओर से बताया गया कि वैश्विक स्तर पर रैंसमवेयर और मेलवेयर अटैक का खतरा बढ़ रहा है और इसके बाद वो कहते हैं कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई अपने आईटी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी और एडवांस साइबर सिक्योरिटी की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सिक्योरिटी इतनी तगड़ी थी, साइबर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा थी, तो फिर अचानक से इतने सारे विमान को रद्द क्यों करना पड़ा? क्यों सिग्नल सारे फेल हो गए? क्या बीजेपी की सरकार इस तरीके के अटैक के बाद होश आती है? क्या वो पहले से ही अपने सिस्टम को फुल प्रूफ नहीं कर सकते? क्या उसे मजबूत नहीं कर सकते? आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। एक और इंटरनल सिक्योरिटी देश के अंदर पहले से ही खतरे में है, लाल किले पर बम ब्लास्ट हो जाता है। और दूसरी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में बात करें तो कभी बॉर्डर को लेकर विवाद शुरू हो जाता है, कभी चाइना भारत के बॉर्डर पर घुसने की कोशिश करता है और अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी इस तरीके की स्थितियां है दोस्तों। यानी देश की जो 3 सबसे बड़ी सुरक्षा स्थितियां होती है जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल के साथ साथ एक साइबर सिक्योरिटी होता है, तीनों के अंदर कहीं ना कहीं स्थिति खराब होती जा रही है। बस से
बदतर होती जा रही है और अब बीजेपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी जो बेहद गंभीर जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सबको मजबूत करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये केवल क्या बोलते रहेंगे, क्योंकि साइबर अटैक जैसी चीजें हर सेकंड हो रही होती है और उससे बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं ठप हो जाती है, चाहे एयरपोर्ट का सिस्टम हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम हो, यानी बिजली का सिस्टम हो, सबके सब साइबर सिक्योरिटी से जुड़े होते हैं। और ऐसे में अब ये जो 7 नवंबर वाला मामला सामने आया है और भाजपा की सरकार ने अपनी गलती को स्वीकार किया है, तो अब इनको जवाब देना पड़ेगा कि इस तरीके की गलती को रोकने के लिए, इस तरीके के कांड को रोकने के लिए, जहां पर 800 से ज्यादा फ्लाइट देरी से चली, आखिर वो कर क्या रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की नागरिक उड्डयन मंत्री पर जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में बीएलओ की मौत बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। ये बात लगातार विपक्ष के लोग उठा रहे हैं दोस्तों, लेकिन गोदी मीडिया के अंदर इस न्यूज को दिखाया नहीं जा रहा, इस खबरों को नहीं दिखाया जा रहा। बीएलओ लगातार इस प्रेशर में है कि उनको एसआईआर करवाना है और एसआईआर करने में इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है दोस्तों। ऑनलाइन सर्च करना पड़ रहा है, नाम ढूंढकर लोगों के नाम डॉक्यूमेंट पर लिखने पड़ रहे हैं और उसके बाद परिवार के लोगों का नाम ढूंढना पड़ रहा है और सबको एक दूसरे से लिंक करके देखना पड़ रहा है। काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम है ये एसआईआर और इसी कारण बीएलओ के ऊपर काफी ज्यादा दबाव है दोस्तों। बूथ लेवल ऑफिसर पर दबाव इतना ज्यादा है कि कई सारे लोगों ने अपनी जान ले ली और इस मामले पर अब जब सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्ष के द्वारा दबाव बनाया गया दोस्तों, तो अब जाकर भाजपा को सपोर्ट करने वाले लोग भी पलटी मारने लगे। बीजेपी के काफी करीबी पत्रकार कहे जाने वाले सुशांत सिन्हा की ओर से कहा गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में बीएलओ की मौतें बहुत चिंता का विषय है। आश्चर्य की बात यह है कि बंगाल में अगले साल चुनाव है, तो एक बार के लिए तेजी से एसआईआर कराने को समझा जा सकता है, लेकिन यूपी में 2027 में चुनाव है, कई और राज्यों में अलग अलग तरीके की परिस्थितियां हैं, तो फिर ये डेडलाइन देने की क्या जरूरत है। यानी 4 दिसंबर 3 दिन के बाद दोस्तों ये डेडलाइन दिया गया है एसआईआर कराने को लेकर। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो फिर आहो पाहो की स्थिति में कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं हो सकती है और देखने को मिल रहा है दोस्तों। कई सारे लोग अपनी जान दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सारे बीएलओ को लेकर जो रिपोर्टें आई है उस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और अब तो भाजपा को सपोर्ट करने वाले लोग भी इस मामले पर बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें छत्रपति संभाजी नगर के दौरे पर आए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के आयोग यानी चुनाव आयोग के महाराष्ट्र के कुछ जगह पर स्थानीय निकाय चुनाव को टालने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि यह फैसला कानून की गलत व्याख्या के आधार पर की जा रही है और यह पूरी तरीके से गलत है। सीएम फडणवीस ने घोषणा की कि सरकार इस मामले को आयोग के सामने रखेगी और इसकी कानूनी गलती स्पष्ट करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आयोग ने कानून की गलत व्याख्या करते ये फैसला लिया है जो कि पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि इस निर्णय से ईमानदार उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है। आप लोग क्या अपनी राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के लोगों को लग रहा है कि चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा, जबकि राज्य चुनाव आयोग में अच्छा खासा दखल होता है किसी भी सरकार का। तो क्या ये फॉर्मेलिटी की जा रही है कि बीजेपी के लोग खासकर मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान देकर चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास जाहिर कर रहे हैं? आप लोग क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को देश भर के अंदर सामने आए डिजिटल अरेस्ट के मामले की पैन इंडिया जांच कराने की जिम्मेदारी दी है दोस्तों। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच में सीबीआई की मदद करने के लिए निर्देश जारी किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के दौरान डिजिटल अरेस्ट तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम है, इसमें लोगों के साथ ठगी की जा रही है और पुलिस, कोर्ट या सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो और ऑडियो के माध्यम से पीड़ित और खासकर सीनियर सिटीजन को धमकाया जाता है, उनसे पैसे वसूले जाते हैं। इन्हीं बातों पर ध्यान रखते हुए अब पैन इंडिया ड्राइव चलाने की बात कही गई है। सीबीआई देश भर के अंदर डिजिटल अरेस्ट की जांच करेगी और सबको सपोर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि अच्छा कदम है, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलना चाहिए, यानी लोगों को बताना चाहिए कि इस तरीके के क्या मामले सामने आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोगों के करोड़ों रुपए डूब जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि काफी ज्यादा गंभीर यह मामला है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है और अच्छा किया गया है कि पैन इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी के साथ में दोस्तों ऋषिकेश से लेकर महाराष्ट्र तक घूम रहे आसाराम को लेकर यह बड़ी अपडेट है। नाबालिग से रेप के मामले को लेकर आसाराम के खिलाफ पीड़ित सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और आसाराम की जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। राजस्थान के हाईकोर्ट ने इलाज के नाम पर 6 महीने की जमानत आसाराम को दे दी थी दोस्तों। राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर से 6 महीने तक की जमानत दी है। इसके आधार पर गुजरात हाईकोर्ट ने भी जमानत दे दी। बता दें कि 6 नवंबर को आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से भी 6 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की ओर से जमानत की याचिका पर
पर सुनवाई के दौरान दलील दी कि जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को 6 महीने के लिए जमानत दी है। कुल मिलाकर दोस्तों ऋषिकेश से लेकर महाराष्ट्र की यात्रा कर रहा है आसाराम, जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं और एक तो वो जेल से बाहर है, उसके बाद इन इलाकों के अंदर घूम फिर रहा है। तो पीड़िता की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये काफी ज्यादा गंभीर मामला है जहां पर कानून की पेचीदगियों में जो कमियां हैं दोस्तों उन्हें कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लूप होल को एक्सप्लॉइट करके इस तरीके से आराम से मजे लिए जा रहे हैं। इस मामले पर आप देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के बाबाओं को जो जेल से बाहर छोड़ कर दिया जाता है वो घूमते फिरते रहते हैं इलाज के नाम पर, क्या इसे लेकर भी कोई प्रावधान बनना चाहिए जिसके तहत इन्हें वापस से जेल में और ज्यादा सजा दिया जाना चाहिए? जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें मोदी सरकार ने अरावली पर्वत को लेकर डेफिनेशन यानी जो उसकी परिभाषा होती है उसे बदल दिया गया है दोस्तों। यानी अगर अरावली पर्वत 100 मीटर से नीचे का है तो उसे अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा। यानी हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर के आसपास बसे इस पूरे अरावली क्षेत्र पहाड़ियां जो भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है दोस्तों, जहां पर बड़े बड़े महंगे महंगे रिजॉर्ट बनते हैं और बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह रहते हैं, वहां पर और ज्यादा वातावरण को नष्ट करने के लिए और पेड़ को काटने के लिए नियम में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत 100 मीटर ऊंचे पहाड़ को ही अरावली का हिस्सा माना जाएगा। यानी 100 मीटर से ज्यादा होना चाहिए तभी उसे अरावली माना जाएगा। और इस परिभाषा से 90% क्षेत्र अब अरावली का हिस्सा नहीं होंगे और ये खनन, जंगल की कटाई जैसे कई सारे इलीगल काम को प्रमोट करेगा। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपको अपने चैनल जय हिंद जवाहर, जैसे वीडियो को शेयर किया बहुत